Hello everyone, I am Dr. Aditya Sharma and I have secured All India Rank 70 in UPSC CSE 2022 and this was my first attempt. So in the last lecture we discussed कि essay को कैसे हमने approach करना है, कैसे हमने उसको intro body conclusion format में लिखना है, examples कहाँ से लेके आने हैं and so on. So like promised, next session है जिसके अंदर I will be discussing the 2022 paper कि उसके अंदर मैंने कौन सा topic choose किया, क्यों किया, उसकी introduction कैसे की है ना and so on. So let's start off by discussing the 2022 paper. So this was the question paper जिसका ये है section A. So as you can see, जो section A है हमारा, है ना? मैं एक बार आपको दिखाता हूँ. So section A के अंदर हमारे 4 टॉपिक्स हैं जैसे हमने डिस्कस किया था. So पहला टॉपिक जब मैंने देखा, it was forests are the best case studies of economic excellence. तो ठीक है, टॉपिक अच्छा है, बट इन्होंने थोड़ा सा नैरो कर दिया कि इन्होंने यहाँ पे सिर्फ इकोनॉमिक एक्सीलेंस लिखा है ना. सो फॉरेस्ट ज़रूर है ना, बेस्ट केस स्टडीज़ हैं, पर सिर्फ इकोनॉमिक एस्पेक्ट में. ठीक है, लिख सकते हैं, हमने पढ़ा है इसके बारे में, जीएस का है, थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, एक्स्ट्रापोलेट करा जा सकता है. सो आई वाज लाइक कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं अभी, है ना. लेट्स सी. पोएट्स आर द अनएक्नॉलेज्ड लेजिस्लेटर्स ऑफ द वर्ल्ड. सो अगेन ये टॉपिक फिलोसफिकल है बिल्कुल, है ना, बट इसके अंदर एक थोड़ा सा प्रीरिक्विजिट है कि थोड़ा सा हमें पोएट्स के बारे में पता हो. तो मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता. सो इसका हम मोटा मोटा थीम का मैंने आइडिया लगा लिया कि क्या होगा, कि जैसे पहले पोएट्स कुछ कुछ लिख देते थे अपनी विजडम से, है ना, अपनी सजेसिटी से, बट अब वही सेम चीज़ें हम लोग लॉ में कोडिफाई कर रहे हैं. तो इसके पास हमारे पास अच्छे से एग्जाम्पल्स होने चाहिए कि कौन सी कोई पुरानी पोएम से हमने उठाया हो और अब हमने कुछ बेटर किया हो. तो वो इतने नहीं थे. सो लाइक कि लेट अस लीव इट, कोई बात नहीं, हमें ना दूसरा टॉपिक देख लेते हैं कोई. हिस्ट्री इज अ सीरीज ऑफ विक्ट्रीज वन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन. सो अब इसके अंदर क्या है कि, है ना, अगेन अच्छा टॉपिक है, हम इस पे लिख सकते हैं कुछ कुछ कि सीरीज ऑफ विक्ट्रीज है वन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन. दोनों डायमेंशन हम लोग जनरेट कर देंगे कि कैसे पहले साइंटिफिक मैन वाला था, फिर रोमांटिक मैन वाला था, और हम कुछ कंक्लूड कर सकते हैं. बट अगेन इसके अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें ऐसे चाहिए होंगे कि, है ना, साइंटिफिक मैन रोमांटिक मैन के ऊपर कैसे जीता. अब इसके अंदर रोमांटिक मैन है जो थोड़ा रोमांटिसिस्ट वाला ज़्यादा हम इसमें एंगल लेके जाना चाहेंगे, है ना. सो दिस वॉज अनदर टॉपिक, बट एग्जाम्पल्स की थोड़ी सी स्केर्सिटी थी इसके अंदर. फिर इसके बाद लास्ट था, अ शिप इन हार्बर इज सेफ बट दैट इज़ नॉट व्हाट द शिप इज़ मेंट फॉर. सो अगेन ये टॉपिक है, बहुत सिंपल सा है ना, कि शिप है हार्बर के अंदर सेफ है, मतलब वो अपने कंफर्ट जोन के अंदर हम सब सेफ है, बट दैट इज़ नॉट व्हाट द शिप इज़ फॉर, कि हम अपना ट्रू पोटेंशियल नहीं रियलाइज़ कर रहे. तो हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के प्रोएक्टिवली थोड़ा सा काम करना चाहिए ताकि हम लोग अपना जो रियल पर्पस है लाइफ का वो अचीव कर सकें. सो दिस वॉज वन टॉपिक जो मुझे लगा कि काफ़ी ईजी टू अंडरस्टैंड है, ज़्यादा इंटरप्रिटेशंस नहीं है इसके अंदर, है ना, और इसके अंदर हम बहुत सारे डायमेंशन जो है वो जनरेट कर सकते हैं. सो इट वॉज बिटवीन दिस टॉपिक एंड दिस टॉपिक एंड मे बी दिस टॉपिक. तो ये तो मैंने तभी बोल दिया कि कोई बात नहीं, रहने देते हैं. सो ये वाले भी मैंने बोला यार कि एक जीएस की आंसर की तरह ही होगा, थोड़ा मोनोटोनस सा होगा, तो बहुत ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा. सो आई जस्ट लेफ्ट ऑफ विद दिस. मैंने कहा चलो हम इस वाले टॉपिक के ऊपर लिखेंगे, ठीक है. फिर अब हम इस वाले को थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि मैंने इसमें क्या इंट्रोडक्शन करी और कैसे कैसे मैंने प्रोसीड किया, ठीक है. सो इसमें हम सेंड करते हैं इसको. सो अब हम इसमें बात करते हैं. तो है ना, शिप इज सेफ इन द हार्बर बट दैट इज नॉट व्हाट द शिप इज फॉर. ठीक है. सो हमारा ये है जो थोड़ा सा ये हमारा टॉपिक है. हमने इसको हेडिंग्स को डब्बे में बना दिया था वहाँ पे, है ना, अंडरलाइन कर दिया था. यहाँ से हमने अपना ऐसे शुरू करा है. अब इसके अंदर मैंने कौन सी स्टोरी यूज़ करी है, मैंने आपको बताया, मैंने अपने एथिक्स के पेपर के अंदर मैंने अपने बहुत सारे, है ना, स्टोरीज जो थे वो नोट करे हुए थे कि कौन सा हम लोग यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. सो उसके अंदर मेरा फर्स्ट एक एग्जाम्पल था डॉक्टर रवि कन्नन सर का, ठीक है. उन्होंने क्या किया था कि वो एक कैंसर स्पेशलिस्ट थे असम में. हुआ क्या था कि फ्लड्स आ गए थे असम में, है ना, कोविड भी चल रहा था. तो वो क्या कर सकते थे कि आराम से अपना घर पे बैठते रहते, उनको सैलरी आती रहती, बट उन्होंने कहा कि वो मेरा रियल पर्पस लाइफ का नहीं है.
तो उन्होंने मेक शिफ्ट बोट्स बनाई और वो हर एक के घर टू घर जाके, है ना, वो मेक शिफ्ट बोट से ट्रीटमेंट करते थे। ठीक है, तो ये वाली जो बात है, बहुत इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी थे, है ना। मुझे लगा कि काफ़ी ज़्यादा इनका एग्जाम्पल हम लोग कहीं ना कहीं कोट कर सकते हैं। तो मैंने कहा डॉक्टर रवि कनन, दैट इज़ द शिप, ही वॉज सेफ इन द हार्बर विच वॉज हिज होम, बट दैट इज़ नॉट वॉट द शिप इज़ फॉर। वो अपना लाइफ का हायर पर्पज नहीं अचीव कर पा रहे थे, विच वॉज टू गिव क्वालिटी ट्रीटमेंट टू हिज पेशेंट्स। तो है ना, यहाँ से मैंने एनेक्डोट को स्टार्ट किया। सो ये वाले एग्जाम्पल जो मैंने आपको बताया था, दे आर वेरी हैंडी। तो अब हम जैसे डॉक्टर रवि कनन का एग्जाम्पल जो है, वो हम लोग है ना यहाँ पे कोट करेंगे कि उन्होंने कैसे अपना वो पर्पस सॉल्व किया लाइफ का। तो थोड़ा सा हम इसमें थोड़ा सा स्टोरी को बिल्ड करेंगे हम लोग, है ना, कि डॉक्टर रवि कनन थे, वो असम में थे, तो फ्लड्स थे। तो वो एक दिन बड़े दुखी बैठे थे, थोड़े डिसअपॉइंटेड से लग रहे थे। तो उनसे किसी ने पूछा कि क्या हो गया, तो ही वाज लाइक कि मैं अपने पेशेंट्स का ट्रीटमेंट नहीं कर पा रहा हूँ अच्छे से, तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। नहीं, है ना, उनको ज़रूरत है, कैंसर स्पेशलिस्ट है ना, उनके पेशेंट्स जो है उनका नहीं ठीक चलेगा, है ना। सो उसके बाद उन्होंने क्या किया कि फिर उन्होंने सोचा कुछ सोल्यूशन बैठ के। फिर उन्होंने अपना मेक शिफ्ट बोट्स बनाई घर से बड़ा मेहनत करके, है ना। देन ही टुक दोज बोट्स आउट, है ना, उन फ्लड्स में वो जा रहे थे घर टू घर ट्रीटमेंट करने। सो हम थोड़ा सा स्टोरी को बिल्डअप करेंगे और अल्टीमेटली हम लोग जो हमारा एस्से का टॉपिक है उसके साथ थोड़ा सा लिंक करके हम उसको कंक्लूड कर देंगे। सो अगर, है ना, तो अगर मैं बताऊँ आपको कि ये मेरा पेज है एस्से का। सो यहाँ पे एस्से का टॉपिक आ गया है, हेडिंग, और यहाँ से फिर मेरा एस्से अब डेवलप हो रहा है। सो यहाँ तक जो है मैंने अपनी स्टोरी ख़त्म कर दी थी इन 1.25 पेजेस। तो है ना, ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी है कि हम इतने में ही रखें ना। हमने बहुत ज़्यादा लंबी लिखनी है ना बहुत ज़्यादा छोटी इंट्रोडक्शन लिखनी है, एक एवरेज सा अमाउंट हमने लिखना है। ठीक है, क्योंकि स्टोरी जो है उसका इम्पैक्ट तभी आएगा जब थोड़ी सी आप बिल्ड करोगे, और दैट स्टोरी शुड बी रेलेवेंट टू योर टॉपिक। इसके अंदर और भी बहुत एग्जाम्पल्स आ सकते थे, बट मुझे पर्सनली लगा कि ये वाला ज़्यादा थोड़ा सा सूटेबल है इसमें। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट था कि अब हम लोग बॉडी के ऊपर आते हैं, है ना। सो बॉडी के अंदर भी जैसे मैंने आपको बताया था कि जैसे हमारा पेस्ट जेम एच अप्रोच थी। अगर इन केस आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो एक बार प्लीज़ उसको देख के देखना है ये। बट मैं एक बार छोटा सा समझा देता हूँ कि पेस्ट जेम एच अप्रोच क्या था हमारा। पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, जोग्राफिकल, एनवायरमेंटल, मॉरल स्लैश एथिकल, और हमारा हिस्टोरिकल। सो मैंने बताया था कि मैं स्टार्ट हमेशा हिस्टोरिकल से ट्राई करता था। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे गांधी जी के एग्जाम्पल से स्टार्ट किया कि मैंने देखा कि हिस्ट्री इज़ कंप्लीट विद रिप्लीट विद एग्जांपल्स, जो है ना, ये बहुत ज़्यादा दर्शाते हैं हमारे ऐसे के टॉपिक को। जैसे गांधी जी थे, वो साउथ अफ्रीका में थे, तो उनका बूमिंग प्रैक्टिस चल रहा था, अच्छे खासे लॉयर थे वो, उस टाइम पे तो बहुत कम होते थे। बट उन्होंने फिर भी कहा कि नहीं, मुझे अपार्थीड के अगेंस्ट, है ना, फाइट करना है, मुझे उससे रिलेटेड काम करना है। सो उन्होंने वो स्पेशली काम किया। सो वहाँ पे मैंने बताया कि गांधी जी बस सेफ इन द हार्बर, जो उनका घर था वहाँ पे आराम से, बट उनको पता था कि मेरी लाइफ का पर्पस जो है वो थोड़ा हायर है। एट द सेम टाइम जब वो इंडिया में भी आए, तो अगेन वो लॉयर थे। इंडिया में तो वैसे भी बहुत कमी थी अच्छे लॉयर्स की, तो वो अच्छे से काम कर सकते थे या कांग्रेस में कोई कुशी पोजीशन एक्सेप्ट कर सकते थे। बट फिर भी उन्होंने पूरे इंडिया में घूमा, सबकी ग्रीवेंसेस सुनी, है ना, हमारे सारे मूवमेंट्स लीड किए और अल्टीमेटली हमें इंडिपेंडेंस दिलाई। तो दिस वाज वन पॉइंट। अनदर एग्जांपल, थोड़ा सा और एंशियंट हिस्ट्री में चले जाए हम, तो वो था मिडीवल हिस्ट्री में कि जो हमारे हुमायूं है ना। सो वो उस उनका क्या हुआ कि वो हार गए शेरशाह सूरी से, है ना, उनको बाहर जाना पड़ गया। सो वो शाह तहमस्प के साथ बैठे थे ईरान में, तो उनका ठीक चल रहा था, उनको वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ मिल रही थी, उनको, है ना, ग्रीट किया जा रहा था, सब कुछ अच्छा चल रहा था। बट उनको लगा कि यार मेरा हायर पर्पस ये नहीं है, मुझे है कि मेरे को लोगों की सर्व करना है ना, मेरे को अपना किंगडम संभालना है। सो वो उसके लिए उन्होंने वापस से अपना सारा कुछ रिसोर्सेज इकट्ठे करे। ही केम बैक, ही फॉट, ही वन, एंड ही गॉट बैक हिज किंगडम। सो है ना, ये वाला सेकंड एग्जांपल हिस्ट्री में हमारा चल रहा है। सो ऐसे ऐसे करके हम लोग धीरे धीरे करके सारे डोमेन्स में एग्जांपल्स को बिल्ड करना मैंने स्टार्ट किया था, है ना। कि जैसे मैं बताऊं, इसमें आप बोलो कि इन्वायरमेंटल में इसके अंदर क्या बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। हमने बात करी थी पिछले लेक्चर में, इंडिविजुअल, सोसाइटल या नेशनल। तो ये तीन पर्सपेक्टिव है जो सोचने में हमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट देते हैं। सो मैंने इसको नेशनल स्लैश इंटरनेशनल वाले डोमेन में इन्वायरमेंट को लिंक किया कि इंडिया है जैसे, है ना। सो उन्होंने, हमने अभी इंडिया ने जैसे पंच अमृत निकाला है ना, COP26 में, कि हम लोग नेट जीरो हो जाएंगे 2070 तक और अपना पोल्यूशन वगैरह कम करके ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ेंगे। सो इंडिया ने ऐसा क्यों कहा? इंडिया तो एक डेवलपिंग कंट्री है ना ऑन पेपर, और हम लोग इजीली कह सकते हैं कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं पहले वो अपना जो है मैटर वो रिजॉल्व करें, वो पहले पेमेंट करें पूरी जो भी है, और उसके बाद डेवलपिंग कंट्रीज जो हैं दे शुड टेक द इनिशिएटिव। कंट्रीज लाइक इवन चाइना, जो इतना ज़्यादा रिसोर्सेज हैं, दे आर सेइंग हम पहले पीक पे जाएंगे एंड देन वी विल कम बैक, है ना। सो नेट जीरो तब लेके आएंगे। सो इंडिया ने तो कहा वी आर ट्राइंग कि अभी से ही हम नेट जीरो जो है वो करना शुरू कर दें। सो हमने ये क्यों किया? क्योंकि वी आर सेफ इन द हार्बर, की बहाना है, सेफ इन एक्सक्यूज कि हम डेवलपिंग कंट्री है, बट दैट इज़ नॉट व्हाट वी आर देयर फॉर।
हम लोग एक ग्लोबल सॉफ्ट पावर है, हम लोग ग्लोबल साउथ की आवाज़ है ना। सो ये हमारा भी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, इसलिए हम लोगों ने ये काम किया कि है ना हम लोग चाहे सेफली बैठे हैं बट हमने ये नहीं करना है, क्योंकि हमारा पर्पस जो है कुछ ब्रॉडर है, पूरे ह्यूमन काइंड के लिए है। सो ये हमने इन्वायरमेंट में इंडिया वाला एग्जाम्पल डाल दिया, है ना। ऐसे ही आप सारे जो हैं डोमेन्स उसके अंदर डाल सकते हो, है ना। साइंस एंड टेक में भी आप एग्जांपल्स काफ़ी कुछ डाल सकते हो, कोई नई इनोवेशन आई है, कोई नया एग्जांपल है इसके अंदर, तो आप किसी भी, मैं कहूँगा आप कोई भी गवर्नमेंट स्कीम लिख दो, हम बोल देंगे कि गवर्नमेंट का काम वेलफेयर देना है, बट वो इतना आउट ऑफ द वे जाके इतनी अच्छी स्कीम्स लेके आ रहे हैं बिकॉज दे नो कि रियल पर्पस है कि हमें लोगों की वेलफेयर करनी है, अपने एसडीजीज को अचीव करना है ना। सो ये सारे एग्जाम्पल से हम लोग अपना पेपर है वो पूरा भर देंगे, है ना। अब जैसे पॉलिटिकल क्या है, हम लोग ना जाएं वोट देने, है ना। हम लोग बोले कि कोई नहीं यार, घर पे बैठते हैं, बाहर क्यों जाना है इलेक्शन वाले दिन। बट हमारा वो पर्पज़ ही नहीं है, हमारा पर्पज़ है कि प्रॉपर इफेक्टिव ट्रांसपेरेंट अच्छी डेमोक्रेसी अशर इन करना है। तो अगर हम लोग ही वोट नहीं दे रहे हैं तो इसके अंदर हम लोग डाल सकते हैं किसी किसी भी सर्वे का स्टैटिस्टिक्स कि भाई वोटर टर्नआउट तो 60% ही आया था रिसेंट चलाने इलेक्शंस में, ठीक है। सो हम लोग बोलेंगे कि ये पर्पज़ नहीं है हमारा, हमारा पर्पज़ है कि सबके लिए अच्छी डेमोक्रेसी अशर इन होए, ताकि इन्फॉर्म डिसीजंस लिए जाएं, है ना। ये जो हमारा है क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, ये सब चीज़ें अल्टीमेटली इससे एंड हो सकती हैं, तो है ना, बिकॉज वो हमारा हायर पर्पस होगा इसमें इंडिविजुअल लेवल पे, ठीक है। तो हम लोग ऐसे ऐसे करके सारा कुछ हम लोग बिल्ड कर सकते हैं। इसके अंदर आप कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ भी डाल सकते हो कि स्पीकर वगैरह हैं वो अपने उसमें कर सकते हैं कि ऐसा ऐसा करते हैं, बट उनका रियल पर्पस है कि इफेक्टिव फंक्शनिंग होनी चाहिए असेंबली वगैरह की, है ना। वो सब आप इसके अंदर डाल सकते हो। देन वी कैन गो ऑन टू द इकोनॉमिक फ्रंट, है ना। वी कैन गो ऑन टू द एनवायरमेंटल फ्रंट। इकोनॉमिक फ्रंट में भी आप बोल सकते हो कि हम लोग जैसे अब स्टार्टअप्स वगैरह को बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, हम लोग है ना पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ मूव कर रहे हैं। क्यों नहीं हम गवर्नमेंट मशीनरी को चलते रहने देते, सब कुछ स्टेबल चल रहा है, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, बिकॉज गवर्नमेंट को भी पता है कि हमारा हायर जो गोल है इकोनॉमी को बढ़ाने का, लोगों तक सर्विसेज पहुंचाने का, अगर प्राइवेट पार्टनरशिप के साथ वो ज़्यादा इंप्रूव हो सकता है ना, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से इंप्रूव हो सकता है, तो हम लोग करेंगे, $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेंगे, है ना। तो ये स्कीम्स इसके लिए हम लेके आए हैं, है ना। आयुष्मान भारत वगैरह हम लोग लेके आए हैं, काफ़ी कुछ हम लोग लेके आए हैं सोशल सेक्टर में और इस सब में, है ना। वेमेन एम्पावरमेंट की हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो इसके अंदर हम लोग बहुत ज़्यादा डायमेंशन जो है हम जनरेट करेंगे। अगेन जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे हर एक पेज के अंदर 3-3 पैराग्राफ्स होंगे। ये जो मैं एग्जांपल्स बता रहा हूँ, हम लोग ये एग्जांपल्स जो हैं वो कोट करते चले जाएंगे। इस सबसे पहले मैंने अपना टेम्पलेट बनाया कि हाँ यार ये शिप वाला जो है इससे है ये, इसके अंदर पॉलिटिकल में ये लिखूंगा, इकोनॉमिक में ये लिखूंगा, साइंस में ये लिखूंगा, सोशल में लिखूंगा, टेक्नोलॉजी में ये लिखूंगा, है ना। सारे मैंने पहले ही थोड़े से ब्रेनस्टॉर्म कर लिए थे। इनफैक्ट मेरा पेस्ट जम एच अप्रोच है, तो मैं एंड में एच तक पहुंचा, बट एच वाला एग्जाम्पल देख के मैंने कहा कि नहीं यार, स्टार्ट हमें हिस्ट्री वाले पॉइंट से करना चाहिए, तो मैंने तब हिस्ट्री वाले पॉइंट से स्टार्ट किया था, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं आपको बताऊं कि जैसे बीच में क्या मैंने सब हेडिंग्स यूज़ की थी इस एस्से में, तो मैं नहीं नहीं कर पाया था मैं इसके अंदर सब हेडिंग्स यूज़, है ना, क्योंकि मुझे नहीं लगा कि रेलेवेंट मुझे कहाँ पे सब हेडिंग्स बनानी है, तो मेरा पूरा एस्से एक फ्लो ऑफ थॉट्स की तरह चला था। अब अगेन इंपॉर्टेंट चीज़ इसके अंदर ये है कि क्या हमें अपने एस्से के अंदर फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स बनाने चाहिए। नहीं, हमें फ्लो चार्ट्स और डायग्राम्स नहीं बनाने हैं अपने एस्से में, है ना, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ होता क्या है ना। होता क्या है कि जब हम लोग अगर अपना वो स्टार्ट कर देना एक बार, अब ऐसे है मेरा ये, ठीक है, इसके अंदर मैंने अपना ऐसे अच्छा लिख रहा हूँ मैं, यहाँ पे मैंने कोई फ्लो चार्ट बना दिया, है ना, या मैंने कोई डायग्राम बना दिया ऐसे ऐसे करके कि ऐसे हो गया ऐसे हो गया, है ना। वो बेचारा इससे मेरा अच्छा खासा फ्लो में पढ़ रहा था, अब वो बीच में इधर देखेगा, फिर वो मेरा इससे दोबारा देखना शुरू करेगा, तो जो मेरा है वो कंटिन्यूटी जो है वो मेरी ब्रेक हो जाएगी इससे की, है ना। एंड दैट वी डू नॉट वांट। एग्जामिनर को है वो अच्छे से चलना चाहिए, सो फ्लो चार्ट डायग्राम्स प्लीज ट्राई एंड अवॉइड। आई डू नॉट थिंक दैट वर्क्स। मेरी काफ़ी लोगों से बात हुई थी, तो मुझे नहीं लग रहा कोई बना रहा है। मैंने एक्सपेरिमेंट करने के लिए ज़रूर बनाए होंगे, बट अगेन आई फील कि इतना ज़्यादा वो रेलेवेंट नहीं रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ये वाली बात आ गई। तो ये ओवरऑल डायमेंशन जनरेशन की बात रही थी मेरे इस वाले एस्से में। फिर इसके बाद जब हम लोग आगे आए, हम लोग है ना कंक्लूजन की तरफ बढ़े हैं थोड़ा थोड़ा। कंक्लूजन में भी हम लोग बहुत सारे जो एग्जांपल्स हैं वो लेके आएंगे कि है ना, सारे जो नई स्कीम्स वगैरह हैं उनकी भी बात करेंगे। बट अल्टीमेटली हम लोग क्या करेंगे कि जैसे अब मेरा ये कंक्लूजन वाला पेज आ गया है, ठीक है, यहाँ तक मेरा ऐसे ठीक ठाक चल रहा है, आई नो दैट माई ऐसे इन द लास्ट लेग्स, तो यहाँ पे आके मैं थोड़ा सा उसको ख़त्म करने वाली टोन में आ जाऊँगा। फिर इसके बाद जब हम लोग कंक्लूजन कर रहे हैं ना, यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि अपना ऐसे थोड़ा सा समराइज कर देंगे कि कैसे हमने बताया कि शिप जो है वो हार्बर के अंदर सेफ है। उसके अंदर हमने ये कुछ कुछ डायमेंशंस की जो बात करी थी वो बताएंगे इस स्फीयर में। अब यहाँ पे हम लोग जो है नेशनल लेवल को ज़्यादा फोकस देंगे कि इंडिया जो है उसके लिए ये टॉपिक क्यों रेलिवेंट था, ठीक है।
फिर यहाँ पे अब हम लोग, जैसे मैंने बोला था, हम लोग जो स्टार्टिंग का एनेक्डोट है उसको अपने एंड वाले कंक्लूजन से लिंक करेंगे. फिर वी शुड फॉलो द एग्जाम्पल ऑफ डॉक्टर रवि, ऑफ पद्मश्री डॉक्टर रवि कनन. अब ऐसा है कि मैंने जब ऐसे अपना स्टार्ट किया है ना, तो फिर तब मेरे को नहीं, तब मैंने नहीं बताया कि उनको पद्मश्री मिला है. बट जब मैंने ऐसे कंक्लूड करा है तो मैंने इनहेरेंटली उनको बता दिया कि इनको पद्मश्री मिला है, विदाउट सेइंग कि इस काम के लिए इनको पद्मश्री भी मिला है. तो ये वाली बात नहीं होती. ये होती है कि जो है ना, बिना बताए बात बताने वाली जो आर्ट है वो हमने करनी है जहाँ तक पॉसिबल है, कि वी शुड फॉलो द एग्जांपल ऑफ पद्मश्री डॉक्टर रवि कनन, जिससे कि हम लोग ये वाली बात करें कि शिप इज सेफ इन द हार्बर बट दैट इज नॉट व्हाट द शिप इज फॉर. अब इसके अंदर एक चीज़ और होती है कि जैसे 3 पैराग्राफ्स है ना, तो हम हर पैराग्राफ के एंड में तो नहीं अपने टॉपिक के साथ लिंक कर सकते उसको. ये ना पॉलिटिकल डोमेन में ये है, इकोनॉमिक डोमेन में ये है, सोशल में ये है. तो इसके अंदर क्या है कि जब हम लोग अपना पॉलिटिकल डोमेन बता दिया, उसके अंदर आपको लग रहा है वहाँ पे आपने एक बार मेंशन कर दिया कि पॉलिटिकल एंगल में ये वाली चीज़ ये शिप है, ये वाली चीज़ हार्बर है, और ये वाली चीज़ है कि उसका जो हायर पर्पज़ है अचीव करने वाला. बट हम लोग फिर सोशल डायमेंशन और इकोनॉमिक वाले में नहीं बताएंगे. हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग बीच बीच में टॉपिक का थोड़ा सा लिंकेज लेके आएँ, ताकि एग्जामिनर नोज कि वी आर स्टिल ऑन ट्रैक, कि हम लोग है ना बीटिंग अराउंड द बुश नहीं कर रहे हैं अब इसमें. सो ये वाली बात है. सो ये वाला हमने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया. तो इस वाले जो ऐसे था इसके अंदर मैंने कोई पोएम नहीं लिखी, कोई कोट नहीं लिखी, रादर दिस वाज माय लास्ट पैराग्राफ. तो यहाँ पे आके मैंने अपना ऐसे कंक्लूड कर दिया कि ठीक है, इट इज़ फाइन. ऐसे के एंड में आपको डालना है तो ऐसे करके आप डाल सकते हो कि दिस इज द एंड ऑफ माई ऐसे, कि इट इज़ ओवर. अगेन 12 पेजेस का ऐसे है, पूरे 12 के 12 पेजेस टिल द एंड भरने हैं, है ना. आई थिंक दैट वुड बी बेटर. यू कैन जस्ट फिल इट टिल हेयर, बट 11 एंड हाफ 11.75 इतने पेजेस तो भरने ही है, तभी जो है आपके ऐसे की इम्पैक्ट बनेगा. ठीक है. फिर इसके बाद वी विल नाउ डिस्कस द नेक्स्ट ऐसे, कि उसके अंदर क्या है. ठीक है. सो अब सेक्शन बी आ गया था. अब मेरे को था कि सेक्शन बी के अंदर हमने क्या अटेम्प्ट करना है. सो पहला है द टाइम टू रिपेयर द रूफ इज़ व्हेन द सन इज शाइनिंग. ठीक है. इट्स अ वेरी सिंपल थिंग, कि सबको पता है कि हाँ यार ये तो हमने सुना ही है, जैसे मेक हे वाइल द सन शाइन्स, है ना, कि भाई जितना जब तक हमारे पास टाइम है तब तक हमें प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए, उससे पहले की बाद में दिक्कत है उससे पहले ठीक कर लो. ठीक है. सो प्रोएक्टिवनेस था इस टॉपिक का थीम. ठीक है. यू कैनॉट स्टेप इन द सेम ट्वाइस इन द सेम रिवर. सो इसके अंदर क्या है कि हम लोग इसको भी मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं. एक इंटरप्रिटेशन इसकी हो गई कि हम लोग एक ही बार जो है वो मल्टीपल गलती को रिपीट नहीं करेंगे, है ना. एक बार कर लिया तो दोबारा नहीं करेंगे. आप ये भी बोल सकते हो कि इसमें थोड़ा विटी भी हो सकते हो कि यार यूपीएससी के पेपर में भी ऐसा है कि एक बार गलती करते दोबारा नहीं करेंगे. सो इट इज़ टोटली अप टू यू, है ना, कि कितना ज़्यादा आप विटी होना चाहते हो, कितना ज़्यादा आप क्या करना चाहते हो. इनफैक्ट जो इंटरलिंकिंग की मैं बात बता रहा हूँ, ऐसे जीएस के पेपर में मैंने एक करी थी, है ना, कि GS1 जो है उसके अंदर एक क्वेश्चन आया था, सिग्निफिकेंस ऑफ लायन एंड बुल फिगर्स इन इंडियन माइथोलॉजी कल्चर एंड स्कल्पचर्स. ठीक है. सो अब लायन फिगर की बात हो रही थी तो उसके अंदर स्कल्पचर की बात आई है, तो अशोका पिलर तो आएगा ही. अब नॉर्मली लोगों ने अशोका पिलर मेंशन कर दिया कि हाँ जी इसके अंदर 4 लायंस है और है. सो मैंने क्या करा, मेरा ये पेज चल रहा है जैसे आंसर का, तो मैंने यहाँ साइड में बॉक्स बनाया और उसके अंदर जो है मैंने अपना जो है अशोक स्तंभ जो है वो बना दिया. थोड़ा बेटर बनाया था वहाँ ऑब्वियसली, है ना. और मैंने यहाँ पे एरो लगा दिया पीछे और नीचे लिख दिया एथिकल डायमेंशन. सो आप एंशियंट हिस्ट्री का आंसर है. ठीक है. तो एथिक्स का डायमेंशन ऐड हो रहा है कि ब्यूरोक्रेसी शुड बी लाइक द फोर्थ पिलर ऑफ द अशोका स्टैचू, या फोर्थ लायन ऑफ द अशोका पिलर. इट शुड बी प्रेजेंट टू प्रोवाइड सपोर्ट बट इट शुड नॉट बी सीन और हर्ड. द प्रिंसिपल ऑफ एनोनिमिटी. तो हमने एक एंशियंट हिस्ट्री के आंसर में एथिक्स का एक डायमेंशन डाला है, विच आई थिंक विल बी वेल अप्रिशिएटेड. तो ऐसे करके हमने इंटरलिंकिंग करनी है कि मल्टीपल सब्जेक्ट्स को हमने मिक्स करना है. ठीक है. सो ऐसे के अंदर भी हमने ऐसे ही चलना है. अगर आप पॉलिटिकल डायमेंशन भी लिख रहे हो उसके अंदर आपको कोई लिंक सी सोशल बात लिख रही है, लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ठीक है. सो ये था. सो पहला इससे था कि चलो प्रोएक्टिवनेस था, वी विल सी. यू कैनॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर, अगेन इट इज फाइन, बट मेरे को ऐसे एग्जाम्पल्स ढूंढने पड़ेंगे जिसमें पहले बंदे ने गलती करी हो और दूसरी नहीं करी हो. अगेन हम सोच सकते हैं ऐसे भी एग्जाम्पल्स, है ना, कोई सिविल सर्वेंट का भी सोच सकते हैं, बट अगेन उन्होंने, हम बताएंगे नहीं कि गलतियां करी, उन्होंने सारे अच्छे काम ही करे. ठीक है. सो ये वाली बात थी. स्माइल इज द चोजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्विटीज, है ना. अगेन इसका मल्टीपल इंटरप्रिटेशंस कर सकते हैं कि एम्बिग्विटीज को हम यहाँ पे बोले कि प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, है ना. लाइफ में कोई डिसीजन है जहाँ पे डिलेमा है तो वहाँ पे हम मुस्कुरा दें, है ना, और उसको अच्छे से हम लोग अप्रोच करें और आगे बढ़ें, है ना. एक ये हो सकता है. इसका नेगेटिव कोनोटेशन भी हो सकता है कि कुछ समझ नहीं आ रहा तो बस मुस्कुरा दिए और हाथ पे हाथ रख के बैठ गए. ठीक है. बट वो वाला एस्पेक्ट हम लोग इतना हाईलाइट नहीं करेंगे इसके अंदर. मेजरली तो यही है, कोई दिक्कतें हैं, कोई दुविधा है, कोई डिलेमा है,
सो उसके बाद हम लोग स्माइल करेंगे, कामली सोचेंगे, इसके अंदर हम लोग क्वालिटीज़ लेके आ सकते हैं, कामनेस की, परसिवेरेंस की, पेशेंस की, है ना, कि ऑप्टिमिज्म की, है ना, जॉयफुलनेस की, कि ये सारी जो क्वालिटीज़ हैं वो बंदा मुस्कुरा दिया और बंदा फिर आगे बढ़ दिया। ठीक है। सो ये वाला हमारा सेकंड थर्ड था टॉपिक। सो अगेन इसके अंदर भी हम लोग सोच सकते थे, हमें इसके अंदर एग्जाम्पल मेजरली वो ढूंढने पड़ते हैं कि कहाँ पे ऐसा कोई एथिकल, जैसे एथिक्स है, कोई एथिकल डायलेमा बोल दिया हमने इसके अंदर, या कुछ भी जो हमें लगता है कि इसके अंदर सूटेबल है, तो एग्जाम्पल सोचने पड़ने थे। बट आई वॉज लाइक कि लेट्स नॉट डू इट, है ना, वी विल सी। जस्ट बिकॉज यू हैव अ चॉइस इट डज नॉट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज टू बी राइट। ठीक है। तो इसका मेन पर्पज, इसका मेन टॉपिक से हमें क्या समझ आया है कि अगर मेरे पास, मैं एक चीज़ कर रहा हूँ, मेरे पास दूसरी चीज़ का चॉइस है, क्या मुझे ये करना चाहिए, बट अल्टीमेटली हो सकता है कि दोनों ही चीज़ें मेरे लिए नहीं थी, मेरे को कोई तीसरी ही चीज़ करनी थी लाइफ में, या इन जनरल उस पर्टिकुलर केस में, है ना। कोई एथिक्स का क्वेश्चन भी है, जैसे केस स्टडीज होते हैं। सो एक चॉइस होती है, दूसरी चॉइस हो सकती है, पर दोनों गलत भी हैं, तीसरी चॉइस होती है आंसर। ठीक है। तो ये वाली बात थी। सो मुझे था कि ठीक है, ये वाला भी अच्छा है कि डज नॉट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज़ टू बी राइट। बट मुझे थोड़ा सा टॉपिक पर्सनली नेगेटिव सा लगा, है ना, कि मैंने एक चीज़ सोची है, दूसरी भी सोची है, पर दोनों ही गलत है, कोई तीसरी नई चीज़ ही है। सो इसके अंदर हम लोग जितना ज़्यादा हम लोग इनोवेशन की बात कर सकते हैं, कि हम लोग इसके अंदर एग्जांपल दें, जैसे फॉसिल फ्यूल्स का, है ना, कि बंदे बोल रहे हैं कि हमें फॉसिल फ्यूल्स हम लोग यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, पहला चॉइस चल रहा है वो। फिर सेकंड इसके बाद चॉइस आया है कि वो कह रहे हैं कि हम लोग गाड़ियों की माइलेज बढ़ा देंगे, जिससे कि फॉसिल फ्यूल की कंजम्पशन है जो कम हो जाएगी, या फिर हम लोग टैक्स इतना बढ़ा देंगे फॉसिल फ्यूल पे कि वो आए ना। तो वो दूसरी चॉइस है। बट बोथ ऑफ दीज आर रॉन्ग, हम लोग को तो ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है ना। सो दैट वुड बी आर थर्ड कंपोनेंट इसमें, कि ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है। सो ये ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स इसमें आने थे, इनोवेशन भी है। सो लाइक ठीक है, मे बी वी कैन राइट ऑन दिस ऑल्सो। ठीक है। सो फिर मैंने थोड़ी देर बाद सोचा, मैंने कहा चलो ये वाला आउट कर देते हैं, इसमें और इसमें सोचते हैं। फिर अल्टीमेटली मैंने कहा यार ये तो बहुत ही सिंपल है, प्रोएक्टिवनेस का है, सारे सिविल सर्वेंट्स के लिए ये आ सकते हैं कि प्रोएक्टिवली काम करा, ठीक हो गया। इंडिया ने जो भी स्कीम निकाली है, प्रोएक्टिवली काम करा, ठीक किया। कोविड में इंडिया ने कितना अच्छा काम किया। सो ये मैंने कहा चलो ठीक है, लेट अस स्टार्ट ऑफ विद दिस टॉपिक ओनली। ठीक है। सो अब हम इस टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करते हैं कि मेरी क्या स्टार्टिंग रही और क्या मेरा एनेक्डोट था। ठीक है। सो ओके, अब मैं हेडिंग ऊपर लिख देता हूँ ऐसे कि अब मैं आपको पिछले लेक्चर में बता रहा था कि कैसे हमारी कुछ चीज़ें होती हैं जो करंट अफेयर्स लिंक्ड होती हैं, है ना। तो उनको हम लोग कैसे अपनी स्टार्टिंग की स्टोरी के अंदर हम थोड़ा सा उसको इनकलकेट कर सकते हैं कि वो बेटर है। ठीक है। सो इसके अंदर हमने हेडिंग वुडिंग लिख दी। तो अब इसके अंदर सबसे पहले है कि उस टाइम पे एक करंट अफेयर में पढ़ के गया था उस दिन, जो मैंने छोटे से एग्जाम्पल्स की लिस्ट बनाई थी। उसके अंदर था एक माई विलेज माई फॉरेस्ट स्कीम थी फाजिल्का में, जहाँ पे वो ट्रीज उगा रहे थे मियावाकी मेथड से। मैंने कहा चलो ठीक है। जब हम एग्जाम लिख रहे थे सितंबर में, उस टाइम पाकिस्तान में फ्लड्स आए हुए थे, तो बहुत बुरा सीन था। तो रोज़ न्यूज़पेपर में आ रहा था पाकिस्तान फ्लड में ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ। तो मुझे इसलिए वो वाला एग्जाम्पल मेरे दिमाग में काफ़ी ज़्यादा प्रोमिनेंटली चल रहा था। तो मैंने कहा चलो लेट्स ट्राई एंड फ्यूज बोथ ऑफ दीज, क्योंकि जो माई विलेज माई फॉरेस्ट स्कीम है वो है फाजिल्का में। ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि एग्जाम्पल मैंने स्टार्ट किया कि सुरेंदर है एक फार्मर, ठीक है, जिसको आज वो सुबह न्यूज़पेपर पढ़ रहा था, सो उसको रेडियो भी सुन रहा था, तो उसको काफ़ी चिंता सी हुई। हुआ ऐसा कि पाकिस्तान में इतने ज़्यादा फ्लड्स आ रहे हैं, तो फ्लड्स इतने ज़्यादा हैं, तो फाजिल्का में रहता है वो। तो फाजिल्का जो है बिल्कुल बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ। ना ही इस वरिड की पानी जो है वो पाकिस्तान से जो है परकुलेट करके फाजिल्का में आ जाएगा, उसकी क्रॉप्स जो है वो ख़राब हो जाएंगी। ठीक है। सो ये था उसको चिंता। तो उसने अपने सारे फार्मर भाइयों के साथ ये बात डिस्कस करी कि यार ऐसे ऐसे लग रहा है। उन्होंने जाके, है ना, एक प्रेशर ग्रुप सा डेवलप किया, उन्होंने जाके लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से बात करी। द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन वाज वेरी एम्पैथेटिक टू देयर डिमांड्स। उन्होंने कहा कि यार बिल्कुल सही बात है, इससे काफ़ी नुकसान हो जाएगा, लेट्स डू समथिंग। सो दे केम आउट विद अ स्कीम विच इज़ माई विलेज माई फॉरेस्ट स्कीम, जहाँ पे दे आर नाउ ग्रोइंग ट्रीज बाय द मियावाकी मेथड इन द फाजिल्का डिस्ट्रिक्ट। सो नाउ उन्होंने, क्योंकि पहले ही प्रोएक्टिवली पेड़ उगा लिए हैं, बॉर्डर बना लिया है, सो उससे क्या होगा कि जो पानी है वो पाकिस्तान से परकुलेट नहीं करेगा। एंड नाउ सुरेंदर इज हैप्पी कि जो उसकी इनकम है दैट वुड बी सिक्योर्ड। सो टाइम टू रिपेयर द रूफ था, मतलब कि जितना टाइम था अपना जो बॉर्डर को सशक्त करने का पेड़ों के थ्रू, पानी ना आए, सो उन्होंने किया व्हेन द सन वाज शाइनिंग, कि फ्लड्स अभी तक इंडिया में नहीं पहुंचे थे। सो नाउ रिमेंबर कि ये फिक्शनल चीज़ है, ऐसा नहीं हुआ था, सुरेंद्र नाम का कोई बंदा नहीं था, बट दिस स्कीम इज़ रियल, माई विलेज माई फॉरेस्ट स्कीम, एंड द पाकिस्तान इन फ्लड्स जो आए थे दैट इज़ रियल।
तो हमने 2 करंट अफेयर्स को एक फिक्शनल स्टोरी के साथ लिंक कर दिया एंड वी हैव बिल्ट आवर इंट्रोडक्शन। ठीक है, सो ये वाली अगेन इंट्रोडक्शन जो थी वो गई थी यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, सो अगेन इसके अंदर हमने स्टार्टिंग में जो पेस्ट जेम एच अप्रोच है उससे जो है हम लोगों ने अपना बिल्डअप किया पूरे लेक्चर का, अपने एस्से का, कि भाई कैसे कैसे हमने करना है। फिर उसके बाद मैंने सबसे पहला एग्जाम्पल दिया था यहाँ पे कोविड पैंडमिक का, कि हुआ ऐसा कि इंडिया का जो फर्स्ट वेव था उसकी परफॉर्मेंस उतनी ज़्यादा मज़ेदार नहीं रही, अच्छी थी बाकी कंट्रीज के कंपैरिजन में, बट इंडिया की एज कम्पेयर टू द सेकेंड वेव, है ना। तो जब फर्स्ट वेव के बाद थोड़ा सा बीच में टाइम आया था, है ना, ट्रांजिशनल पीरियड था जब थोड़े से केसेस कम हो गए थे, तो इंडिया ने उस टाइम पे रिलैक्स नहीं किया, प्रोएक्टिवली अपना काम जो था वो बेटर करा, है ना, थोड़ा सा डिसेंट्रलाइजेशन करी, फेडरलिज्म की थोड़ी सी पावर स्टेट को ज़्यादा दी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को इनरोल किया, जैसे कि कोविन प्लेटफॉर्म है ना, अवेयरनेस लोगों के अंदर जनरेट करी, इनफैक्ट दूसरी कंट्रीज को भी ड्रग्स और वैक्सीन दी। तो जब सेकंड वेव आई वी वर वेरी वेल प्रिपेयर्ड, हमने कोई जीरो लॉकडाउन पॉलिसी नहीं लगानी पड़ी एंड वी वर वी केम आउट ऑफ इट अनस्केथ्ड। हमारी इकोनॉमी बहुत ज़्यादा रोबस्ट रही उस टाइम पे। सो सबसे पहले मैंने कोविड के एग्जाम्पल से स्टार्ट किया था यहाँ पे अपना इससे। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे हम लोगों ने आगे आगे बिल्ड किया। ठीक है, अब इन्वायरमेंट के डोमेन में तो बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर हम लोग लिख सकते हैं कि जब तक ग्लोबल वार्मिंग नहीं हुई है, 2.5 डिग्री नहीं पहुंचा है, अभी 1.5 तक इसको लिमिट कर लेते हैं, जब तक सनशाइन कर रहा है ना, क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए, है ना, पंच अमृत का एग्जाम्पल यहाँ पे हम फिर से एक तरह से डाल सकते हैं, है ना, और भी जो भी है, रीन्यूएबल एनर्जीज को अप्रोच करना चाहिए, जब तक हमारे अभी नॉन रीन्यूएबल तो चल रहे हैं, 10 20 40 साल बाद नहीं चलेंगे, तब तक हमें ग्रीन एनर्जी को जाके एम्ब्रेस करना है। एग्जाम्पल नेशनल ऑफशोर पॉलिसी, ओसो वॉग, है ना, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, है ना, नेशनल सोलर मिशन, ये सारे एग्जाम्पल्स हम इसके अंदर डालेंगे, है ना, और भी क्या क्या है। फिर इसके अंदर एक एथिकल डायमेंशन जो मैंने पिछले में भी आपको बताया था यहाँ पे ज़्यादा रिलेवेंट है, कि अब मेरे को लग रहा था एथिकल क्या डालूँ। तो एथिकल वाला जो था मैंने आपको बताया था इंडिविजुअल, सोसाइटल और नेशनल इंटरनेशनल। इंडिविजुअल लेवल वाला मैंने इसके अंदर यूज़ किया कि हमें अपने अंदर का जो मॉरल कंपस है उसको राइट कर लेना चाहिए, क्योंकि जब तक एथिक्स का जो सन है वो शाइन कर रहा है तब तक हमें प्रोएक्टिवली काम करना चाहिए कि कल को जो डार्कनेस ऑफ कलयुग है, जो अनएथिकल डार्कनेस ऑफ कलयुग है, वो ना आ जाए। तो उसके लिए इंडिविजुअल लेवल पे हमें अपना इनर मॉरल कंपस राइट करना है। सो ये वाला एथिकल डायमेंशन इसके अंदर आ गया था, है ना। सो इसके अंदर देर आर सो मेनी डिफरेंट एग्जाम्पल्स। इकोनॉमिक डोमेन में आप लोग डाल सकते हो, बैंक क्राइसिस जो होते रहते हैं, लेहमान ब्रदर्स क्राइसिस आया था, तो जैसे सिलिकॉन वैली बैंक क्राइसिस का आप एग्जाम्पल आज की डेट में डाल सकते हो, कि जैसे जो इंडिया है ना, जो इकोनॉमिक क्राइसिस जो है वो यूएसए के अंदर बहुत आ रहे हैं और इंडिया के अंदर अभी तक उतने नहीं आए हैं। सो इंडिया शुड बी प्रोएक्टिव, है ना, हमें अपने एमएसएमईज को जो है रोबस्ट करना चाहिए, स्टार्टअप सिस्टम को जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, और एट द सेम टाइम हमारा जो ओवरऑल बैंक का सिस्टम है, कि जैसे हमने सीआरआर एसएलआर वगैरह अच्छे रखे हुए हैं, हमारे जो ओवरऑल रिजर्व रेशियोज हैं वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिस वजह से हम लोगों को ज़्यादा वो करना नहीं पड़ रहा है, दिक्कत नहीं आ रही है। सो ये वाला हम लोग एग्जाम्पल अब आज की डेट में यहाँ पे इकोनॉमिक वाले में भी डालेंगे। हम ये भी बोल सकते हैं कि जब तक हमारा जो है ट्रेड डेफिसिट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, अभी हमारा फोरेक्स भी काफ़ी अच्छा ज़्यादा है, तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए कि इस टाइम पे हमें अपना आत्मनिर्भर भारत जैसी स्कीम इंडिया ने निकाली है, एग्जाम्पल करके डाल देंगे, तो हमें तब तक उसके अंदर काम करना चाहिए ताकि हम लोग सेल्फ रिलायंट हो जाए और कल को हमें कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, सो ये वाली हम लोग बात करेंगे। इसके अंदर हर एक डायमेंशन के अंदर हम बहुत इजीली कुछ ना कुछ बना सकते हैं। इसके अंदर हम लोग इंडियन ओशन रीजन के में भी डालेंगे, कि जब तक चाइना जो है बहुत ज़्यादा इनरोड्स नहीं बना लेता है, जैसे बीआरआई टाइप्स या इंडियन ओशन रीजन में, सो इंडिया शुड मेक द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रॉन्गर, जैसे कि इंडियन ओशन रीजनल एसोसिएशन है, इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम है ना, हमारा जो है क्वाड है। तो हमें इन सब के साथ पार्टनरशिप करके इंडियन ओशन के अंदर अपनी प्रेजेंस स्ट्रॉन्ग कर लेनी चाहिए, अपनी नेवी वगैरह, कि जब तक चाइनीज थ्रेट जो है वो पूरा प्रॉपरली ना आ जाए उससे पहले हम लोग रेडी रहें, है ना। सो हर चीज़ जो है हमें यहाँ पे प्रोएक्टिवली कहनी है। इसके अंदर बहुत सारे और एग्जाम्पल्स आ सकते हैं, है ना। सो हम लोग वो सारे सिविल सर्वेंट्स के एग्जाम्पल भी यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, जैसे शिप इज सेफ इन द हार्बर बट दैट इज़ नॉट व्हाट द शिप इज़ फॉर, ब्लास्ट ऐसे था, उसके अंदर आप ये भी एग्जाम्पल डाल सकते हो आईएएस आर्मस्ट्रांग पामेसर का, है ना, क्योंकि उन्होंने मणिपुर में एक 100 किलोमीटर लॉन्ग रोड थी, उन्होंने गवर्नमेंट से अपील की थी, वो फंड्स नहीं रिलीज हो पा रहे थे टाइम से ड्यू टू सम रीज़न, तो उनको लगा लोगों को बहुत दिक्कत आ रही है, उन्होंने अपने पर्सनल खर्चे से प्लस क्राउड फंडिंग के थ्रू पैसे इकट्ठे करके वो रोड बिल्ड करवाई, है ना, बिकॉज ही वॉज सेफ इन द हार्बर, वो लगे हुए हैं डीएम, वो आराम से अपना बैठ सकते हैं कि गवर्नमेंट आएगा फंड देगा तब बनाएंगे, बट दैट इज़ नॉट व्हाट ही वाज देयर फॉर, ही वाज फॉर सर्विंग द पीपल। तो हम लोग यहाँ पे मल्टीपल एग्जाम्पल्स हर जगह यूज़ कर सकते हैं, इनफैक्ट इस एस्से के अंदर भी। ठीक है, सो इंट्रोडक्शन मैंने आपको बता दी, करंट अफेयर लिंक्ड हमारा एक बेसलाइन बना हुआ था। बॉडी के अंदर मैंने बताया कैसे हमने डायमेंशन जनरेट करने हैं, है ना, कैसे उसके अंदर हमने एग्जाम्पल्स लिखने हैं। ठीक है, सो ये वाली बात थी इसके अंदर। फिर हमारा थर्ड कंपोनेंट था इसके अंदर कंक्लूजन का।
सो कंक्लूजन अगेन, मैंने जैसे आपको बताया कि हम स्टार्टिंग वाले एनेक्डोट से लिंक करेंगे कि जैसे सुरेंद्र के साथ सब कुछ ठीक हो गया है ना, और हमने प्रोएक्टिवली ये स्कीम निकाल के फतेलका डिस्ट्रिक्ट ने काफ़ी अच्छा काम किया है, वैसे ही हमें भी हर एक चीज़ में अपने लाइफ में प्रोएक्टिव होना चाहिए। इसके अंदर थोड़ा सा फिलोसफिकल में भी आप जा सकते हो कि है ना, टाइम टू रिपेयर द रूफ इज एंड द सन इज शाइनिंग, कि जब तक आपके पास टाइम है, या आप बोल दो जब तक यूपीएससी के अटेम्प्ट है तब तक अच्छे से हम लोग काम करें, जब तक टाइम है हमें वो लोग काम करना चाहिए, वरना बाद में हमें रिग्रेट होता है उस चीज़ का, है ना। सो ये वाली बात है। सो कंक्लूजन में अगेन वी विल लिंक ये वाला जो हमारा स्टार्टिंग का एनेक्डोट था, एंड देन उसके बाद मैंने जैसे आपको बताया कि इस वाले एस्से के अंदर मेरे पास थोड़ा सा टाइम बच गया था, सो आई रोट अ 4 लाइन पोएम, है ना। सो मैं जैसे आपको एक टेम्पलेट पोएम का एग्जांपल दे देता हूँ, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको बताता हूँ, अ सनलेस डॉन और अ सन सो ब्राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रॉन्ग और राइट, ठीक है। ठीक है, सो ये है, अगर आपको लग रहा है कि सन वर्ड जैसे मुझे लगा कि 2 बार रिपीट हो गया है, तो हम इसको हटा देंगे, हम लोग लिख देंगे और अ मॉर्निंग सो ब्राइट। तो हम लोग बता रहे हैं थोड़ा सा एनालॉजी देके हम लोग लिंक कर रहे हैं, तो ऐसे हम लोग 2 लाइन की पोएम बना रहे हैं, सनलेस डॉन और मॉर्निंग सो ब्राइट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रॉन्ग और राइट। तो ऐसे करके ही मैंने एक अपनी जो है लास्ट में 4 लाइन की पोएम बना दी थी, सिंपल सी, नथिंग वेरी फैंसी, समथिंग 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 समथिंग, है ना, सॉरो टुमारो, ये और ये। तो ऐसे करके एक 4 लाइन की पोएम बिल्ड कर दी थी कि लेट अस सी क्या होता है, क्योंकि 20 मिनट पहले ऐसे खत्म हो गया था। सो अगेन, क्योंकि मेरा इससे क्यों इतने फ्लो में और अच्छे से चल पा रहा था, क्योंकि ब्रेन स्टॉर्मिंग में ही कर ली थी पहले 10-15 मिनट लगा के अच्छे से, है ना, और एंड में भी कॉन्फिडेंस से काम चल रहा था। पहला ऐसे क्योंकि टाइम से खत्म हो गया था 1:30 में, सेकंड ऐसे तक थोड़ा सा स्पीड भी बन जाती है, थोड़ा सा ब्रेन स्टॉर्मिंग इंप्रूव हो जाती है, तो इसलिए सेकंड ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा जल्दी भी हो जाता है, ठीक है। और हम लोग ये नहीं करेंगे कि ऐसे की स्टार्टिंग में भाई बहुत ही ज़्यादा सुंदर सुंदर लिख रहे हैं, बहुत ज़्यादा 10-10 मिनट लगा के एक पेज लिख रहे हैं, वो फिर मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। हमें स्टार्टिंग में ही तेज़ थोड़ा सा एक एवरेज कांस्टेंट स्पीड बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये पेपर मैराथन है, स्प्रिंट नहीं है। तो हम लोग इजी इजी करेंगे, बट हम लोग एट द सेम टाइम बहुत ज़्यादा स्लो नहीं करेंगे कि एंड में हमारा सेकंड ऐसे खराब हो जाए, क्योंकि इसके अंदर बहुत टाइम है। जैसे मैंने आपको बताया, ऐसे के अंदर सिर्फ 24 पेजेस हैं, जीएस के अंदर 50/51 है एथिक्स में, तो ये वर्चुअली हाफ से भी थोड़ा सा कम ही है पेपर। तो इसलिए अगर हम लोग हाफ से भी कम है तो इसको तो लॉजिकली 1:30 में भी करा जा सकता है, बट हम तो फिर भी 10-10 मिनट ब्रेन कर रहे हैं, सिर्फ 20 मिनट्स, मान लो 30 मिनट्स भी ब्रेन करी, फिर भी हमारे पास 2.5 आवर्स हैं, सो वी कैन ईजिली राइट दिस, ठीक है। सो इसलिए हम लोग अच्छे से ऐसे लिखेंगे। सो ये मेरा सेकंड वाला ऐसे था, है ना। सो इसके बाद जो अपकमिंग हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसके अंदर हम अपना कोई मॉडल डे से मैं अपना डिस्कस करूंगा आपके साथ कि मैंने कैसे उसमें प्रोसीड किया, कैसे मैंने लिखा है। सो ओवरऑल है ना, ये था इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन का फॉर्मेट। प्लीज़ आप जो है पिछला वीडियो भी देख लेना इससे पहले, अगर आपको लगता है कि आपको अभी भी कुछ कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी नहीं होगी, ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द बेस्ट।